शाम के बज चुके 8 और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तरजीह दी गई है। सवाल यह है कि आखिर वक्त में ये कैबिनेट विस्तार से प्रदेश की जनता को क्या फायदा होने वाला है। आखिरकार विपक्ष के भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर पूर्ण विराम जरूर लगा है, लेकिन अभी भी यह सवाल बनता है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक है और उससे पहले कैबिनेट विस्तार आखिरकार क्यों। विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा चुनावी फेरबदल जिसे कहेंगे वो किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल विस्तार एक बार फिर से बहुत लंबे समय तक इसका इंतजार किया, अब वो इंतजार खत्म हुआ। विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। 5 ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन, इनका खास तौर पर ध्यान दिया गया है। मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन का संदेश भी दे दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों को ध्यान में रखते हुए कि आखिरकार किस तरीके से संतुलन बनाना चाहिए। पहाड़ की जनता भी खुश रहे, मैदान की जनता भी खुश रहे, उनकी समस्याओं को दोनों तरीके से उठाया जाए और उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि भी चुनकर सामने आए, मंत्रिमंडल में शामिल हो, इसको खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। अब ये 5 विधायकों को जब कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। अब कुल मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो 12 ऐसे मंत्री अब उत्तराखंड के हैं जिनको ये कैबिनेट विस्तार में शामिल है। विपक्ष के बहुत सारे सवाल रहे हैं जिन पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है। विपक्ष का कहना था कि जिस तरीके से एक बार फिर से लेट हो रहा है, यानी कि चुनावी विस्तार जरूर तैयारियों के साथ नजर आता है, लेकिन जब कैबिनेट विस्तार की बारी आती है तो वहां पर खामोश नजर आती है धामी सरकार। लेकिन अब धामी ने इस चीज पर भी खास तौर पर फोकस किया और धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। विपक्ष के बहुत सारे सवाल अभी भी हैं कि आखिरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों ये फैसला लिया गया। आखिरकार अभी तक मौजूदा सरकार में रहते हुए इस फैसले को क्यों नहीं लिया गया। अब इतना कम अंतराल रह चुका है तो इन मंत्रियों को खुश करने की कोशिश क्यों की जा रही है। क्या आपसी कलह को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्या संकेत देने की कोशिश हो रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल विपक्ष के इस वक्त उठ रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव से पहले ये बता दें कि धामी सरकार का जो बड़ा दावा था वो पूरा हो चुका है। जो दावा था धामी सरकार का वो अब पूरा हो चुका है, जब 5 मंत्रियों को अब शपथ दिलाती गई है जो कि विधायक हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आती है वो यही है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधना होता है और पहाड़ और मैदान की राजनीति बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त समझती हुई नजर आ रही है। जब उन्होंने 5 विधायकों को चुना मंत्रिमंडल में और उसके बाद उन्होंने 5 में से हर पहाड़ और मैदान का वो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, जिसमें पंजाबी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी हर क्षेत्र के व्यक्ति को इस कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश की है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आती है कि मैदान और पहाड़ की लड़ाई जो इस वक्त प्रदेश में चल रही है उस पर भी काफी हद तक चुप्पी देखने को मिल रही है और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी कैबिनेट अब हर एक समीकरण को साथ लेकर आगे चुनाव लड़ने वाली है। हर एक वर्ग का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो पहाड़ से हो, चाहे मैदान से हो या किसी भी जाति समीकरण से हो, उसका खास तौर पर ध्यान में रखते हुए उसको भी चुनाव में शामिल किया जा रहा है और उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जाता था, जातीय राजनीति का आरोप लगाया जाता था, समीकरण ना करने वाली पार्टी का आरोप लगाया जाता था, उन सभी सवालों पर भी पूर्ण विराम लग चुके हैं। जो काफी हद तक कहा जा रहा था कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को आगे फोकस पॉइंट पे रख रही है, उन्हीं को ही साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जातीय समीकरण को साधना भी उतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब जब 5 विधायकों को चुनकर बाहर निकाला गया और कैबिनेट में शामिल किया गया तो उन 5 को भी कैबिनेट ने पूरी तरह का यहाँ पर जातीय समीकरण के रूप में साधने की कोशिश की है। तो अब ये पूरी तरह से पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जातीय समीकरण का खासतौर पर ध्यान है। पहाड़ और मैदान की राजनीति को परख कर, जांच कर इन 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अब उत्तराखंड की राजनीति का ये बड़ा फैसला और नई कड़ी, नया चर्चा का विषय, राजनीति में एक नया जिसे कहेंगे टॉपिक इस वक्त छिड़ चुका है। अभी फिर भी चर्चाएं गर्म हैं
क्योंकि एक तरफ पहाड़ और मैदान की लड़ाई भी जारी है और उसी बीच पहाड़ और मैदान से चुनकर विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। अब विभागवार किस तरीके से उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इन 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ इस वक्त दिलवा दी गई है और धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कुल मिलाकर अगर संख्या देख ली जाए कैबिनेट व्यक्तियों की, तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कुल मिलाकर 12 हो चुकी है। तो 12 मंत्री इस वक्त उत्तराखंड सरकार के हैं और उन 12 मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय हो गई है और उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा होगी इसी मंच से और इसी मंच से उन तमाम सवालों का भी जिक्र किया गया था, विपक्ष के वो सारे सवाल रहे हैं। लगातार हमने भी इस विषय पर चर्चा करी, लेकिन हर एक त्योहार, हर एक समय पर, चाहे वो मॉनसून हो, आपदा का सीजन हो और पिछली बार के नवरात्रि हो और बीच में आए त्योहार हो, सभी को पार लगाते हुए अब नवरात्रि में पहले दिन के अलावा अब दूसरे दिन में कहेंगे कि इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने वाला है, जल्द होने वाला है, लेकिन 2027 चुनाव को नजदीक में रखते हुए, समझते हुए ये समझा जा रहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब इतने ही मंत्रियों के साथ चुनाव लड़ने वाली है सरकार और अभी भी कोई कैबिनेट विस्तार का संकेत नहीं है। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली जाना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। पीछे बैठी राजनीति में एक अलग से हलचल देखने को मिल रही थी। अब उन सारी हलचलों को समाप्त कर दिया गया है और ये फैसला ले लिया गया है कि अब धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है, 12 मंत्री इसमें शामिल हो चुके हैं और आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। राकेश ध्यानी जी हैं जो कि यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत संजीव जी आपसे करना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही है। संजीव जी, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तमाम चर्चाओं को पूर्ण विराम मिल चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। बहुत समय से जो कैबिनेट विस्तार की जो लगातार चर्चाएं थी, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगा है और शुभ मुहूर्त में आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और एक शुभ मुहूर्त में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और मैं सोचता हूँ जितने भी मंत्रियों की हमारे कैबिनेट को आवश्यकता थी वो पूर्ण हो गए हैं और सरकार का काम भी अब शानदार चलेगा, विकास को गति मिलेगी और जिस प्रकार से हम देखते हैं मदन कौशिक जी और खजानदास जी जो पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक तमाम विभागों को चलाने का उनका एक शानदार अनुभव रहा है और अब उनका जो अपना पिछला कार्यकाल देखते हैं तो वो पिछला कार्यकाल भी उनका बहुत शानदार रहा। तो सरकार को काम करने में एक अतिरिक्त गति मिलेगी और विकास कार्यों को नए पंख लगेंगे और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार पूछती थी कब होगा कब होगा कब होगा, तो हो गया है और अब हो गया है तो पूछ रहे हैं कि अब इतनी देर में क्यों हुआ। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, उनको केवल और केवल बातें बनाने से की आवश्यकता है। बातें बनाने का उनका केवल और केवल एक मकसद रहता है, न उनको कैबिनेट विस्तार से मतलब है, न उत्तराखंड के विकास से मतलब है, न किसी बात से मतलब है। तो ये तुष्टीकरण चलाने वाली राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, देखिए ये तेलंगाना नहीं जहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, ये देवभूमि है, उत्तराखंड है और यहाँ पर जो कैबिनेट विस्तार हुआ है वो भी नवरात्रि के दिन में हुआ है और शानदार आज जो एक शानदार मुहूर्त में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। मैं सोचता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो नए मंत्री हैं वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और सरकार को
विकास में और अधिक गति देने में अपना पूरा योगदान देंगे। और बिल्कुल यही उम्मीद लगाई जा सकती है संजीव वर्मा जी कि अब नए मंत्रियों को बहुत शॉर्ट टर्म जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, उन चुनौतियों को पार पाते हुए उन्हें वो जो कम लिमिट का जो टाइम दे रखा है, लिमिटेड टाइम, उसमें अपनी प्रदर्शनी को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये प्रूफ करना होगा कि कम समय अगर हो भी लेकिन उन चुनौतियों से पार पाना बेहद जरूरी है। कोई भी जैसे कहेंगे विकल्प नहीं बचा है। अब अभिषेक जी आप मुझे बताइए, बहुत समय से आप लोग सवाल उठा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार तो संभव ही नहीं है, धामी सरकार चाहती ही नहीं है कि कैबिनेट का विस्तार हो, क्योंकि धामी जी ने 40 से 50 विभाग तो अपनी जेब में डाल रखे हैं। अब क्या होगा? अब इन सवालों को क्या लेकर अब आप कहेंगे, क्योंकि सभी सवालों का जवाब तो आज आपको मिल ही गया होगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कैबिनेट का विस्तार किया है। तो सबसे पहले मैं जो ये हमारे 5 नए मंत्री बने हैं उनको बधाई देता हूं, और मेरे जनपद रुद्रप्रयाग से माननीय भरत सिंह चौधरी जी विधायक हैं हमारे, तो उनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो अभी और बता देता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी को छोड़ के 11 जो मंत्री हैं वो 11 में से 7 मंत्री कांग्रेस परिवेश से हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस है। तो भाजपा कांग्रेस प्रेम नहीं छोड़ सकती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी देखा गया है और आज भी देखा गया है। और मैं निशी जी आपके प्रश्नों में ही उत्तर हैं कि सबकी चुनौतियां हैं। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, ये जब जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, प्रचंड दिया है या कम दिया, तो जिसमें 12 सीटें होती थी, 11-12 मुख्यमंत्री को लगा के 12 सीटें हैं, तो आपको भरना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किस विभाग को किसके पास रखें और कितना मंत्रिमंडल विस्तार करें। लेकिन अब उनको याद आई और उन्होंने विस्तार किया। निशी जी मैं आपको पुनः अतीत में ले जाता हूँ कि कई बार इसी चैनल पे हमने चर्चाएं करी हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, और कांग्रेस से ज्यादा उत्सुकता मुझे तो लगता है कि भाजपाइयों के मन में थी। और उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने कई बार चैनलों पे भी बोला है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आ गए हैं और विस्तार होने वाला है। तो इसमें भाई चर्चा का राजनीति है, चर्चा हमेशा बनी रहती है। और आज पहले 5 पद खाली थे तो आदमी सोचता ही है कि भाई विपक्ष भी सोचेगा, और सबसे पहले जब जो चुन के आ रखे हैं जनता के लिए, आप चाहे 4 मंत्री बनाएं, 5 बनाएं, 10 बनाएं, 20 बना दे, जितने आपके मन की है, लेकिन आखिर भला जनता का होना चाहिए, इसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। जो 5 मंत्री थे, 6 मंत्री थे पहले भी कैबिनेट में, तो क्या जनता का भला नहीं हो रहा था? कोई काम रोक रहा था? निशी जी अब ये जनता ही बता पाएगी। हम भी कई बार चर्चा में रहे हैं। अभी नहीं, जनता तो जरूर बताएगी, जनता चुनाव में बताएगी, जी। लेकिन उससे पहले तो आप ही बता रहे हैं ना अभिषेक भंडारी जी, जी। आप ही की पार्टी इस पर शोर मचा रही थी। नहीं, मैं आपको पुनः एक बात बता रहा हूँ, अगर कहीं पे कोई आपदा होती है या कोई नई प्रोजेक्ट किसी भी विभाग का अगर शुरू होता है, तो हर जगह हमारी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ही नजर आते हैं। उनके पास करीबन 40 से 50 विभाग थे। तो हमारी ये जरूर उत्सुकता थी और चिंता भी थी कि हर जगह मुख्यमंत्री ही जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हर विभाग पे आगे फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगे, तो उनके पास बहुत सारा समय नहीं हो पाता हर विभाग के लिए। भाई आखिर वो भी तो एक मनुष्य है, और कई बार उनकी धर्मपत्नी गीता धामी जी ने भी खुले मंचों पे ये इच्छा जाहिर करी कि उनको भी थोड़ा छुट्टी मिलनी चाहिए। तो छुट्टी का मतलब ये नहीं, आदमी अपने विभागों को, अब जैसे उन्होंने डिपार्टमेंट बदले हैं या चेंज किए हैं या अलग अलग, तभी तो एक समायोजन होता होगा कि 12 मंत्रिमंडल के, भाई हमारी उसमें 12 मंत्री होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं बोला कि 3 ही मंत्री होने चाहिए? जब लिमिट कर रखी है तो उन्होंने, आज उनको लगा कि बढ़ना चाहिए हमसे ज्यादा। मैं ये बता रहा हूँ कि विपक्ष को भी उत्सुकता थी, और विपक्ष से ज्यादा उत्सुकता सत्ता पक्ष को थी कि मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। कल देखना कितने चेहरे मुरझाए होंगे और कितने खुले होंगे।
जिनके चेहरे खिले होंगे, तो सबके लिए शुभकामनाएं हमारी, प्रदेश की बिल्कुल, जनता के देखिए, लिए भी शुभकामनाएं हैं। पहले आप ही लोग चिल्ला रहे थे, आप ही लोग बुराइयां कर रहे थे, अब आप ही शुभकामनाएं दे रहे नहीं, हैं। समझ नहीं आता शुभकामनाएं- कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। या कांग्रेस तो पार्टी कांग्रेस पार्टी प्रदेश का- सारा क्रेडिट ले लेती है कि हम लोगों ने सवाल उठाया और उसके बाद जब हो जाता है पूर्ण तो फिर हमारी वजह से हुआ, और फिर उसके बाद आप शुभकामनाएं देते हैं कि आखिरकार चलो सरकार ने हमारी बात सुनकर निर्णय तो ले लिया। राकेश ध्यानी जी, क्या समझते हैं आप? निशी जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा जी थे। संजीव वर्मा जी क्या बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस दो जो विधायक थे वो उनको पुराना जो है कैबिनेट का एक्सपीरियंस है, तो उसका हम फायदा उठाएंगे। लेकिन 5 में से 3 तो नए, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में अगर आपने चुनाव निश्चित कर दिए तो शायद अगस्त से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो वो 3 मंत्री जो आज आपने कैबिनेट में इंक्लूड किए, 3 विधायकों को जो मंत्री पद दिया है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी तरफ से? वो तो समझने में ही 5 महीने लग जाते हैं। तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मंत्री कुछ अच्छा करेंगे? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2027 का जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव को थोड़ा जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए ये सब किया है। क्योंकि विधायक के पास तो इतना सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास एक ओहदा है, एक बड़ा मंत्रालय है, तो आपके पास एक पूरा मंत्रालय को भी आजकल तो ऐसा है कि जो मंत्री है उसी की पूरी प्रजा है, वो चाहे उसका मंत्रालय ले लीजिए, वो उसको भी लगा देगा उसमें। क्योंकि आज विधायिका के पास कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, इन्होंने ऐसा कब्जा रखा है कि जो वो चाहते वही होता है। अभी आपने पूर्व में देखा होगा कि अभी रायपुर विधायक जो है सीधा जाके एक जो शिक्षा निदेशक हैं उनको जाके वहाँ पिटाई कर देते हैं। तो ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज जिस तरह से इन्होंने मंत्री बनाए हैं, तो ये कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई आज की डेट में। दूसरे पॉइंट, ये महिलाओं के वो मातृशक्ति चिल्लाते, जब इलेक्शन में आएंगे तो माताओं के पाँव में लेटेंगे। इन्होंने 12, हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है कि 12 मंत्रालय हम दे सकते हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं? मेरे ख्याल से शायद एक ही हैं। तो कहाँ इनकी ट्रांसपेरेंसी? आप बोल रहे हैं कि जाति के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे इन्होंने किया है, कहाँ इन्होंने जो 33% बोलते हैं कि ये रखेंगे, कहाँ रखा है इन्होंने? तो वो सब नहीं है। ये केवल 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्होंने एक कैबिनेट जो है गठन किया है। और सच्चाई ये है, सुनने में तो ये भी आया है कि हरिद्वार जो क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र में कई कार्यकर्ता, पेड कार्यकर्ता है जिनको सैलरी दी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा। वो कौन देता है, विधायक की तरफ से जाते हैं या किसकी तरफ से जाता है, बट ये चीजें हैं वहां पे, ये चलती है। तो इस तरह का माहौल बीजेपी ने बना रखा है ताकि हम जो है मजबूती से चुनाव में लड़ सके, क्योंकि इनकी स्थिति खराब हो रखी है। आज थोड़ा आधा 30 सेकंड और लूंगा मैं आपका। आप आज देख लीजिए गढ़वाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। तो गढ़वाल क्षेत्र से ही 8 मंत्री इनके पास, 2 हरिद्वार और 2 कुमाऊं रखे हुए। तो कितना बड़ा वो है कि इनको केवल डर है इस समय कि जहां हमारी स्थिति थोड़ा खराब है। हम तो चाहते थे कि बहुत सारे मंत्रियों पे जो है आरोप लगे थे, हम तो सोच रहे थे कि शायद किसी को बाहर निकालेंगे, 5 की जगह में 7 मंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। जो पुराने आरोपी मंत्री है वो आज भी बैठे हुए वहाँ पे। उसमें आप जो है कृषि मेला वाला प्रकरण आप देख लीजिए, वो मंत्री हैं। सैन्य धाम वाला प्रकरण हुआ है, आय से अधिक संपत्ति का उन पर आरोप लगा हुआ है, लेकिन उनको हटाया नहीं गया क्योंकि उनकी दबंग है अपनी, उनकी ताकत है अपनी। उनको हटाएंगे तो बुरा मैसेज जाएगा, इसलिए उन्होंने 5 टिका दिए वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे सवाल है राकेश ध्यानी जी, और इसको समझने की कोशिश भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन जो बाकी सारे सवाल है वो धरे के धरे रह गए। क्योंकि जब कैबिनेट विस्तार हो गया, अब नए सिरे से मंत्री अब अपने कार्य को संभालेंगे और वो कार्यों पर काम करेंगे। और आखिरकार किस तरीके से बदलाव की उम्मीद जो हम लोग समझ पा रहे हैं, वो धामी कैबिनेट बहुत अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि उन्होंने सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही ये दाव खेला है। और आखिरकार क्या है दाव, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र शर्मा जी, आप ही से सवाल होने वाला है, क्योंकि ब्रेक से पहले भी हम लोगों ने जो तमाम विषयों पर डिस्कशन किया, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले कैबिनेट विस्तार, कौन सा दाव है? बिल्कुल निशी जी, देखिए ये मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे खेला है
ये अक्सर बीजेपी की राजनीति में देखा जाता है। किसी भी प्रदेश में जाओ आप या फिर देश की राजनीति में भी हम ये देखने को मिलता है हमें कि जब नज़दीक चुनाव होते हैं और चुनाव के आसपास साल भर पहले या तो ये मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे या फिर इस तरीके का कैबिनेट विस्तार करेंगे। हाँ। तो जो कैबिनेट विस्तार है, देखिए अगर आप इसका जातीय समीकरण समझेंगे तो इसमें खजानदास जी को एससी कैटेगरी राजपुर रोड की सीट से लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सीट जो प्रभावित करती है आसपास के क्षेत्र को, चाहे वो मसूरी है, इधर आपका देहरादून में भी बहुत सारी जितनी सीटें हैं वो सभी इससे प्रभावित है। और इनको लाना, कैबिनेट के अंदर लाना, तो ये एक सीधा का सीधा संकेत आपको सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और दूसरी बात, देखिए कोई इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो ये मंत्री लोग नहीं कर सकते। अब जैसा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि आपके पास समय कितना है, समय आपके पास हार्डली, अगर आप सही से कार्य करने के लिए जो समय है वो साल भर भी नहीं है। तो आप 8-9 महीने में कौन सा ऐसा मतलब ड्रास्टिक चेंज कर देंगे जनता के लिए कि आप के मंत्री बनते ही कोई आप इतना डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक राजनीतिक वो होता है समीकरण बिठाने के लिए कि कहीं पे किसी खेमे में कितनी सीट कहाँ से कितने को प्रभावित कर सकती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से कैलकुलेट की जाती है। तो ये देखो बीजेपी का एक अंदरूनी मामला है कि वो विस्तार करें और जनता को क्या मैसेज देना चाहें। अब आने वाला जो चुनाव है वो जनता तय करेगी कि इनका ये प्रपोजल उन्हें पसंद आया या नहीं आया। देखिए ये तो सीधा सीधा है कि इसमें कोई काम करने की मंशा तो नहीं है। मंशा तो इन द सेंस कि भाई अगर आपने परिवर्तन करना था तो आपको 2.5 साल के अंतराल में करना चाहिए था। तो अगर आपने मान लो किसी मंत्री के ऊपर, मान लो अभी हमने पीछे देखा गणेश जोशी जी के ऊपर कुछ तरीके की बयानबाजी और कुछ तरीके की छीटाकशी हुई, तो उस टाइम आप चेंजेस करते ना। और भी कई मंत्रियों के ऊपर आपने देखा होगा, सुबोध उनियाल जी के ऊपर कई बार इस तरीके के प्रकरण सामने आए, फिर कोई उस टाइम तो आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती थी। क्यों? अब इसलिए क्योंकि नज़दीक में क्या है, आगामी चुनाव है और चुनाव को देखते हुए ये सारे फैसले लिए गए हैं। और ये फैसले अब बीजेपी के लिए सही साबित होते हैं या उल्टा दाव पड़ेगा, ये समय बताएगा। देखिए बाकी जो इसमें है, इसमें आप कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का भी इन्होंने समीकरण बिठाया है कि अगर 2 मंत्री को कुमाऊं जोन से लिया है तो 3-4 को आपने इधर गढ़वाल जोन से लिया है। हरिद्वार की सीट में मदन कौशिक जी को लेने का मतलब भी कि हरिद्वार में जितनी विधानसभाएं आती है उनको प्रभावित करने का एक तौर तरीका है। रुड़की में भी सेम तरीका है। और इसी तरीके से आपने रुद्रप्रयाग में लिया है, आसपास चमोली के इलाके को भी देखना है। अब उधर आपने पौड़ी में ऑलरेडी हमारे मंत्री साहब है महाराज जी, सतपाल महाराज जी, उस एरिया से भी है। और बाकी आपके धन सिंह जी है। और इधर मसूरी क्षेत्र में जो पीछे रवैया और ये पीछे जौनपुर क्षेत्र है, इसमें से कैबिनेट मिनिस्टर हमारे गणेश जोशी जी है। अब आपका रहा विकासनगर और चक्राता वाला एरिया है ना। अब चक्राता में तो बीजेपी का ये लगता है, चक्राता में तो बीजेपी कभी जीतना खुद ही नहीं चाहती है, क्योंकि वहाँ से प्रीतम सिंह के सामने खुद ही बीजेपी पहले ही हथियार डाल देती है। क्योंकि वहाँ पे, इसलिए वहाँ के आसपास के, खैर चक्राता में तो कोई इस वक्त विधायक भी नहीं है बीजेपी का, परंतु मुन्ना सिंह चौहान जो है इनके पास एक पुराना और मजा हुआ और पुराना खिलाड़ी था। अगर आप चाहते तो मुन्ना सिंह को भी एक चांस दे देते और इस कैबिनेट में शायद आपको चक्राता सीट पे भी फायदा मिलता और विकासनगर, सहसपुर, इस एरिया में भी आपको जरूर फायदा मिलता। देखिए यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि इस टाइम क्या फायदा, ये अब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक गणित है ये और राजनीतिक समीकरण है। इन सब की कैलकुलेशन समझनी होगी। देखिए कैलकुलेशन, देखिए बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया गया है चुनाव से पहले। जो ये दिमाग लगाया है मैथमेटिकल, अगर हम पूरी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखें तो वो उन सारी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। लेकिन क्या ये कैलकुलेशंस जो धरातल की कैलकुलेशन है उससे मैच कर पाएगी? क्योंकि 2027 चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और इस वक्त कहा जा रहा है कि चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है और अक्सर वो चुनावी मोड में रहती है। तो क्या ये कैलकुलेशन उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो पाएगी? उनके वोट बैंक को असर पड़ेगा? डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय बताएगा कि ये दाव इनका सही
पड़ता है या उल्टा भारी पड़ता है इनके लिए। लेकिन दाव तो ये जो खेला गया है वो राजनीति को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए खेला गया है। और ये सिर्फ अकेला धामी जी का दिमाग नहीं है इसमें, मैं आपको साफ कह दूं इसमें, या धामी जी का कोई विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का कि वो कैबिनेट विस्तार कर सकता है, लेकिन नहीं, इसमें डिसीजन जो है वो सेंटर से आया है। भाई सेंटर ने इन्होंने सारे समीकरण पहले सेंटर को समझाए हैं, और वही जब सेंटर से जब इनको मोहर मिलती है, मोहर लगी हुई मिलती है, तभी ये सब इतना कर सकते हैं, वरना इनको नहीं है ये पावर भी यहाँ दी गई है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार करें। ये मैं नहीं समझता हूँ कि, लेकिन बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट है वो सारी रिपोर्टें पेश करता है, और यही एक अच्छी चीज़ है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी जो है वो पहले ही प्री प्रिपरेशन कहते हैं ना जिसको, पहले से प्लानिंग लेके चलती है, और उसी का परिणाम ये फिर आगे जाके आगामी चुनाव में भी। मैं यही सजेशन कांग्रेस को भी देना चाहता हूँ कि जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है इस प्रदेश के अंदर, है ना, अगर वो भी इस तरीके से एक्टिव हो जाए, जिस तरीके से मैंने कुछ समय से देखा है कि इनके कुछ नेता, जिसमें कि प्रीतम सिंह जी हो गए, हरक सिंह रावत जी हो गए, और खुद हरीश रावत जी हो गए, ये सब एक्टिव हो रहे थे, तो इन्होंने ये मुद्दे उठा रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, उनके लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए लड़ाइयाँ लड़। देखिए, आपको घर में बैठ के अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 5 साल बाद जनता मुझे वोट दे देगी क्योंकि मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ पिछले 5 साल से, मैंने कुछ नहीं कहा, तो आपको कभी वोट नहीं मिलेगा। आपको अगर राजनीतिक रूप से लड़ना है तो आपको सरकार के खिलाफ आपको मुद्दे उठाने होंगे, और सड़क में लाठियां भी खानी पड़ेगी पुलिस वालों की कभी कभी आपको, तो तभी आप उभर के आओगे, वरना आपकी पार्टी डे बाय डे डाउन जाती रहेगी। और इसमें घर बैठे अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि हमारे को अगली बार वोट देगी, इस बार बीजेपी से ऊब गए जनता, ये देखिए हमारे देश में राजनीति को अगर आप समझते हो ग्राउंड लेवल पे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई यूकेडी जो है, मीडिया का प्रचार सोशल मीडिया में प्रसारित और प्रचारित हो रही है, परंतु ग्राउंड में स्थिति अलग है। आप घर में जाके पूछिए कि वोट उनको देना चाहता है कोई, नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि राजनीति में जो है चुनाव के वक्त साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए चुनावी मैनेजमेंट चाहिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए, और ये सारी चीजें चाहिए। और इन चीजों के ऊपर दोनों ही विपक्षी पार्टियों को, यूकेडी और कांग्रेस को, दोनों को ही अच्छे से रोड मैप तैयार करना होगा, और तभी जाके आप बीजेपी से आगे फाइट कर सकते हो, क्योंकि सत्ता दल है, ये ऑलरेडी ये पावर में है, और जब पावर में कोई पार्टी होती है तो उसको चुनाव में जीतना उसके लिए ज्यादा आसान होता है। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ नहीं दिख रही है उतनी ज्यादा, हम कहते हैं, आपको अभी भी कह रहे हैं, और ये आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक युवा मुख्यमंत्री चेहरा दिया हुआ बीजेपी ने। और धामी जी को मैं कह रहा हूं कि धामी जी को लोग कुछ लोग, अब जमीनी हकीकत नहीं होगी लोगों को पता, या उनके असली कारनामे भी नहीं होंगे पता, लेकिन परंतु लोग पसंद तो करते हैं कुछ ना कुछ। देखिए युवा मुख्यमंत्री है, नारेबाजी जो होती है, वीरेंद्र जी युवा मुख्यमंत्री हैं, डेफिनेटली, और युवाओं को पूरी तरह से उन्होंने फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। रोजगार का मुद्दा वो उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा वो उठा रहे हैं, विकास का मुद्दा वो उठा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और मुद्दे ही क्या बच रहे हैं। तो ये सब जब मुद्दों, जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है उन सबको कवर करने की कोशिश की जा रही है। संजीव वर्मा जी, आपके पास आती हूँ, आपके पास आऊंगी वीरेंद्र जी। संजीव वर्मा जी, देखिए, चाहे मुद्दा पलायन का हो, इस वक्त जो प्रमुख समस्या बनी हुई है, रिवर्स पलायन के लिए सरकार काम कर रही है, प्रवासी पंचायत आप लोगों ने एक नया पहल शुरू कर दी है, इसके अलावा आप रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक और विपक्ष का मुद्दा था कैबिनेट विस्तार, उसको आपने खत्म कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार विकास कार्यों पर काम कर रही है, रोड सेफ्टी पर काम कर रही है, सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है, पर्यटन को आगे विस्तार दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में सरकार जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। अब कैबिनेट पर भी जो बड़ा फैसला ले लिया है, तो क्या ये तैयारी समझ लें हम, या 2027 में आप किस तरीके से पूरी तरह से इंटू हो चुकी हैं? संजीव जी। संजीव जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी चले गए। शायद संजीव जी से मेरी आवाज संजीव जी तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक जी आप ही से ये सवाल लेती हूँ। देखिए, सारे सवाल आपने मेरे सुने, और ये पॉइंट्स भी आपने ही उठाए थे कि पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर सरकार कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही है, विभागीय काम पूरी तरह से अटके पड़े हैं। अब इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है,
और जो बचे कुचे कार्य हैं उन पर काम हो रहा है। तो 2027 के लिए आपके पास बचता क्या है? कैसे घेरेंगे सरकार को? निशि जी, आप बोल रहे हैं कि जिन जिन मुद्दों पे विपक्ष सरकार को घेर रही है उन उन मुद्दों पे काम हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार के पास अपना कोई विजन ही नहीं है कि विपक्ष ये बोलेगा आज कल तुम ये काम करोगे। तो जनता ने आपको सत्ता सौंपी क्यों, जब आपने विपक्ष का ही काम करना है। और मैं आपको बताऊं, यही तो अभिषेक जी, मैंने अभी आपको इससे पहले भी यही मैंने आपके जो आपने वक्तव्य चलो पहले दिया आप था, बोलो, उसमें आप मैंने पहले मैं बोलूं या आप नहीं, बोलेंगे? मैं ही आपको टोकूंगी और मैं ही आपसे सवाल करूंगी और मैं ही आपसे जवाब भी लूंगी। जी बोलिए। आप ही ने ये शब्दों का प्रयोग किया था कि हम लोग जो कर रहे हैं और उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और मैंने यही कहा था कि आप जो जो सवाल करेंगे अगर वो पूरे हो जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारी वजह से हुए, तो क्रेडिट ले लेते हैं। तो वो तो सरकार काम कर ही रही है ना, आप वही सवाल उठाएंगे और वो काम हो जाएगा, तो फिर आप बोलते हैं कि हमारे हिसाब से चल रही है सरकार। तो यही आपका पॉइंट उठाया था मैंने। निशि जी, आपने क्वेश्चन किया और हम सत्ता पक्ष से आपसे क्वेश्चन करने का या मीडिया से क्वेश्चन करने का या मीडिया के पास आने के मौके अलग अलग होते हैं। लेकिन जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार सत्ता पक्ष की भी है और विपक्ष की भी है। कभी सत्ता एक के पास आती है, कभी सत्ता दूसरे के पास जाती है। मैं आपको बताऊं, यहां पे 2017 में कांग्रेस से सत्ता भाजपा के पास आई और दूसरी बार 2022 में दोबारा भाजपा के पास आई। उस समय भाजपा ने हो सकता है बेहतरीन काम किए हों या हमें नहीं दिख रहे हों। अगर वाकई में हमारे कोई मुद्दे ही नहीं, विपक्ष के कोई मुद्दे ही नहीं है, तो हमें चुने क्यों सरकार? कोई भी हमारी जनता चुने क्यों? क्या हम सत्ता में क्यों रहे? हम जनता के आवाज हमेशा बने हैं और जनता के मुद्दे उठे। आप ये बताइए, यहां पे पलायन क्या रुक गया? रिवर्स पलायन 1 महीने में हो गया। 4 धाम यात्रा चाक चौबंद हो गई। 4 धाम पे देखिए आप, कांग्रेस ने तो कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस के नेताओं को जब मीडिया पूछती है तो जवाब मिलता है। आप देखिए रूपछड़ी का मुद्दा कितना बड़ा चल रहा है। केदारनाथ के जो रावल जी हैं, रूपछड़ी का मुद्दा। आप बताइए, 4 धाम में जो इन्होंने बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, आप बोल रहे हैं कि हम गैर हिंदू यहाँ पे वर्जित कहाँ है। लेकर चले गए आप? फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। देखिए मैं आपको यही बोलती हूँ। देखिए अभी हम लोग क्या, नहीं, अभी हम लोग रोजगार पलायन जैसे तमाम विषयों, पॉइंट बताइए, मैं उसी पे बोलूंगा। मैंने आपको ही पॉइंट्स बताए थे, लेकिन आप फिर गैर हिंदुओं तक पहुंच गए। फिर देखिए, जब बात मुद्दे की होती है, जब बात मुद्दे की होती है तो हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। पैनलिस्ट को बोलना है तो आप उनको बुलवाइए भाई। आप हमें बुलाते क्यों फिर? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना। आप मुझे जवाब दीजिए। मुद्दे पूछे, मैं मुद्दों पे जवाब दे रहा हूँ। आप मुद्दे पर दीजिए जवाब। सरकार का क्या विजन है? 4 धाम यात्रा पे क्या विजन है? आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क शुरू कर दिया, आपने वहां पे एफिडेविट की बात शुरू कर दी, या अभी क्या अंकिता भंडारी के आपने कई बार, मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला सीबीआई जांच शुरू हो गई। क्या सीबीआई जांच शुरू हो गई? किन मुद्दों पे सीबीआई जांच शुरू हुई? यहाँ पे बेरोजगार संघ का मुद्दा था, उनके मुद्दे क्या उन्होंने सीबीआई जांच शुरू मांग करी थी? मुख्यमंत्री जी गए, सीबीआई जांच शुरू हो गई। 15 दिन में यहाँ पे कितने हत्याकांड हो गए? अभी देखो, चलो आपने यहाँ पे एसएसपी चेंज किए, क्या उसके बाद अपराध रुक गए? लोग घर में घुस घुस के मार रहे हैं। मैं निशि जी, मेरा आपसे वो थोड़ी नहीं है भाई, आप भी जनता की आवाज बनेंगे। आप भी हमारी, जरूरी कई बार आप हमारी बातों से सहमत नहीं होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुद्दे हम उठा रहे हैं। सड़कों पे हम हैं, सदन में हम हैं, मीडिया के सामने हम हैं। अगर उसके बावजूद भी जनता हमें पसंद नहीं करेगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जनता को अगर भाजपा ही पसंद है, कोई बात नहीं, भाजपा ही को वोट देंगे। यही तो क्लियर हो जाता है। आपके काम ही पसंद नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि जनता जनता पसंद नहीं कर रही है। 2 बार से सत्ता में, 2 बार सत्ता में बीजेपी है। आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे काम ही नहीं पसंद आ रहे हैं और आगे भी हमारे काम नहीं पसंद आएंगे तो हमें नहीं चुनेगी। तो आप तो यहीं पर हार गए ना। आप तो खुद ही यहाँ पर खुद ही अपने हथियार डाल दे रहे हैं। हथियार आप इस तरह से हम सब कुछ करेंगे तो हम नहीं हो पाएंगे तो हम क्या करें? दे रहे, या तो आप पूछो या मेरे सवाल सुनो।
भाई जब मैंने आपको पूरा मौका नहीं, दिया मैं- था या नहीं दिया था मैं कौन अभिषेक मना जी? कर रहा हूँ कि मौका नहीं दिया, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ आप बीच में अब इंटरप्ट कर दे रहे हैं। मैंने जब- आपको हाँ, पहले पूरा मौका दिया था, लेकिन अब दूसरी बार जब मौका दिया तो उस पर मैं भी सवाल करूंगी। आप सवाल कीजिए, अगर मेरे से बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आप मिले, कुछ गलत तो आप बोलेंगे बोल तो सकते बीच हैं। में काउंटर लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, क्वेश्चन इसके लिए करोगे तैयार और रहिए। जवाब नहीं सुनोगे इसके तो ये लिए गलत है। आप नहीं, तैयार आप रहिए। क्वेश्चन करोगे और जवाब नहीं मैंने सुनोगे, आपको ये तो स्पष्ट गलत कहा है। है, गलत अगर कुछ भी आपके वक्तव्य में रहेगा मैं उस नहीं, पर आप उस काउंटर पे क्वेश्चन टोकिए, करूंगी। आप टोकिए ठीक उस है, पे। बिल्कुल अगर मेरी करूंगी, बातों यही में मैंने कोई करा गलत है तो आप ठीक है। टोकिए, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे और मेरी बात उत्तर नहीं सुनोगे तो फिर ये गलत है ना। ठीक है, आती हूँ आपके पास। जो संजीव जी मीडिया- हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, जवाब चाहूंगी आपसे कि आखिरकार सरकार जो हर प्लान्स जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है उन सभी मुद्दों को पूरी तरह से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है और 2027 का एजेंडा बना दिया जा रहा है। ध्यानी जी, आप भी मुझे बताइए पहले तो कि आखिरकार क्या समझ रहे हैं आप कि धीरे धीरे करके कांग्रेस भी अपने हथियार डाल रही है। अभी आपने अभिषेक जी को सुन लिया, संजीव जी अपने काम को पूरी तरह से निभा रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा प्रदेश में इस वक्त तूल पकड़ रहा हो उस पर तुरंत संज्ञान ले लिया जा रहा है। तो अब बताइए किसकी परफॉर्मेंस पे जनता को विश्वास करना चाहिए? और अब तो उभरती हुई पार्टी यूकेडी अब निकल कर आ रही है। देखिए, दुर्भाग्य हमारा कि आज जो हमारा विपक्ष विधानसभा के अंदर है वो अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहा है। उसी का उसका फ़ायदा जो है पूरा बीजेपी को मिल रहा है। अगर कांग्रेस के 22-23 विधायक अभी वहाँ पे हैं और वो एक आवाज़ बन के एक संगठित होकर अगर इस आवाज़ को उठाते तो शायद बीजेपी इतनी जो बेलगाम जिसको हम बोलते हैं इस तरह से भ्रष्टाचार में इसमें नहीं होती। लेकिन अब बीजेपी ने भी भाप लिया है कि कांग्रेस जो है इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपने तुरुप के पत्ते अपने उन्होंने खोलने शुरू कर दिए। अभी हमारे शर्मा जी जैसे बोल रहे थे कि जो इन्होंने अभी कैबिनेट एक्सपेंशन किया उसमें वाकई आज मीडिया में जैसे ही लग रहा था कि आज जो है एक्सपेंशन हो रहा है तो मुन्ना सिंह चौहान जी का नाम जो है बहुत आगे चल रहा था और काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि मुन्ना सिंह चौहान, बिकॉज वो थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हैं और पुराना उनको एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी चहेते हैं उस साइड के। भले हमारी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, लेकिन एज ए पर्सन उनकी जो अपनी पकड़ है विकासनगर क्षेत्र में या चक्रता क्षेत्र में, तो उनको न लाना सेंटर कभी भी नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा आदमी आए जो उनको चैलेंज कर सके। आज धामी जी को एक बार जनता ने नकार दिया था, विधायक का चुनाव हारे थे, उसके बावजूद भी अगर उनको पुनः जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि यंग थे, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी यहाँ पे थे, तो सेंटर ने एक चाल के तहत उनको उस सीट में बिठाया ताकि हम जो है उसका जो रिमोट कंट्रोल रहे वो सेंटर में रहे और उस रिमोट कंट्रोल के हिसाब से आज तक पूरा चला है। इसीलिए हमारा जल, जंगल, जमीन और जो हमारे संसाधन थे उन पर पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा करके और पूरा का पूरा यहाँ से प्रदेश का दोहन किया है। आज प्रदेश कर्ज की, जब हम ये प्रदेश बना था शायद उसमें 4,500 करोड़ की हम इसमें कर्ज पे थे, आज 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गए हैं। जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, आज हमारे टिहरी झील है, टिहरी झील में हमारे पास पानी इतना है, आधे इंडिया को हम मछली खिला सकते हैं, लेकिन उसका कब्जा हमारे पास नहीं है। जंगलों पे हमारा अधिकार नहीं है, जंगलों में आग लगती है आज की डेट में तो हम जाते ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमें जंगलों पे आपने हमारा जंगल रखा ही नहीं है। पहले एक भावना होती थी कि ये क्षेत्र, ये परिधि ये थी और उस परिधि में हमारा जंगल होता था, तो लोगों की भावना होती थी ये मेरा जंगल है। हम दूसरे गाँव के लोग अगर वहाँ पे लकड़ी काटने, घास काटने, हम उनको टोकते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने जंगलों में हमारा प्रतिबंध लगा दिया हम पे कि आप नहीं जा सकते हैं, तो अगर आग लग भी, उस समय आग लगती थी तो हम बुझाने भी जाते थे, लेकिन अब ये हो गया कि भाई सब सरकार का है, आग लग रही, लगने तो मेरा क्या जा रहा है। ये धारणा आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से पहाड़ के अंदर बैठ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को केवल एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उन्होंने हर चीज को, चाहे उसमें कार्यपालिका लीजिए, न्यायपालिका ले लीजिए, मीडिया ले लीजिए, उन्होंने अपने पास रखा है। अभी आपको आज का, मैं जस्ट 30 सेकंड और लूंगा आपका, आज सुबह का अखबार में शायद आया था कि जो लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ था, तो लोकायुक्त की नियुक्ति 2023 में भी हाई कोर्ट नैनीताल ने बोला था, जून 23 का है, किसने पीआईएल फाइल की थी, उसमें बोला था कि आप भाई लोकायुक्त क्यों नियुक्ति करते हैं, आपकी उत्पत्ति ही उसके उस मैटर में हुई थी। अभी कल के उसमें दोबारा हाई कोर्ट को बोलना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू नहीं रखती, क्योंकि वो उनको पता है न्यायपालिका सब कुछ उनके पास है, उनके कब्जे में है, वो सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, हाँ, और इसी पर फाइनल कमेंट लेना चाहूंगे संजीव वर्मा जी।
भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो विकास की नीति है, जो नियत है विकास की नियत है, जो सोच है वो विकास की सोच है। लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर संजीव जी, लोग क्यों फिर सड़कों पर हैं? अगर विकास चल रहा है तो लोगों को सेटिस्फाई होना चाहिए। इसीलिए कोई बदतमीज लोग बीच में बोलेंगे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इन्हें चुप कराइए पहले। ठीक है, बोलिए मैं आप। इनके बीच में नहीं बोला। हेलो, बोलिए 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 संजीव जी। मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में कोई ना हाँ बोले। ठीक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक विकास की नीति है, विकास की सोच है, विकास की नियत है, उसी के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है। लगातार 10 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 15 सालों से लगातार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व ठीक है। 100% है। और जबकि कांग्रेस पार्टी को लगातार उत्तराखंड की जनता लगातार नकार रही है, पूरे देश भर से कांग्रेस पार्टी को खदेड़ दिया गया है, नकार दिया गया है। मात्र 3 राज्यों में इनकी सरकारें बची है ड्यू टू नेगेटिव पॉलिटिक्स, ड्यू टू नकारात्मक राजनीति, न विकास की सोच, न विकास की धारणा, न विकास की अवधारणा। और जनता को विकास चाहिए, जनता को पॉजिटिव पॉलिटिक्स चाहिए, जनता को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकारें जहां जहां है, गुड गवर्नेंस के आधार पर हमारी लगातार सरकारें चल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी, आप अभी देखें एलपीजी के ऊपर छोटा कमेंट संजीव जी। किसी भी अपने बाकी को इतना समय दिया, मेरे को कम से कम 1 मिनट 2 मिनट फाइनल कमेंट चल रहा है संजीव जी। आपका कनेक्शन टूट गया था, वरना आपको भी पर्याप्त समय दिया जाता। अभी छोटा कमेंट। मैं अपना कमेंट दे रहा हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तराखंड में बेहतर है। और लगातार ये हम बात करें तो उत्तराखंड आज देश का नंबर 1 राज्य बना है। हम चाहे उसमें अपने यूसीसी की बात करें, नकल विरोधी कानून की बात करें, कठोर धर्मांतरण की बात करें, चाहे देश भर का जो एक औसत आय है, पूरे देश भर की औसत आय से उत्तराखंड की जो औसत आय है वो 1 अंक ऊपर है। तो ये सब कुछ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार। देखिए, आपने बहुत सारी उपलब्धियां संजीव जी अभी गिना दी हैं। 2027 में फिर क्या होगा? हम तो ये पूर्णतः मान के चलते हैं कि संजीव जी तीसरी बार हैट्रिक आप लगाने वाले हैं। आजकल मोबाइल में सबका अलर्ट आया ना, इंद्रदेव ने भी बोल दिया, इंद्रदेव ने भी संकेत दे दिया आज। ठीक है, आज संजीव जी फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड फाइनल। जी देखिए, उत्तराखंड की जनता देखिए निशी जी, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी तो जो करेगी, ये तो सत्ता दल है, इस टाइम सरकार में है और जनता के समक्ष बिल्कुल एकदम लाइट में है। ध्यान कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को देना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए। वीरेंद्र जी माफी चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच ये सियासी दांव कैबिनेट विस्तार का खेला गया है। इससे बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।